नमस्कार दोस्तों, अपग्रेड योर स्किल यूट्यूब चैनल में मैं आशीष कुमार आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। दोस्तों, विज्ञान के क्षेत्र में हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, रसायन विज्ञान। तो चलिए इसकी कुछ बातें कर लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं हम रसायन शास्त्र का इतिहास। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और हमारा ये पहला चैप्टर रहेगा रसायन विज्ञान से, जो कि रहेगा रसायन शास्त्र का इतिहास। दोस्तों, कुछ मायनों में हम यह कह सकते हैं कि मानव सभ्यता का इतिहास वास्तव में रसायन शास्त्र का इतिहास है। यह पदार्थ और उसके गुण धर्मों का इतिहास है। मनुष्य ने हमेशा से अपने आसपास मौजूद पदार्थों को पहचानने, उसका उपयोग करने और उसे परिवर्तित करने का प्रयास किया है। आगे बढ़ते हैं। ये महाशय है जबीर इब्न हैयान, ठीक है, याद रखेंगे, जबीर इब्न हैयान, ठीक है, अरबी खगोल शास्त्री, दार्शनिक, वैज्ञानिक, ठीक, अबीर हैयान अरबी खगोल शास्त्री, दार्शनिक, वैज्ञानिक है, ठीक है। इन्होंने वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन करने की परंपरा की नींव डाली। याद रखेंगे, जो जबीर इब्न हैयान है, इन्होंने वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन करने की परंपरा का नींव डाला। उसे लैटिन नाम जेबर, ठीक है, इनको लैटिन नाम में जेबर कहा जाता है और इन्हें रसायन शास्त्र का पिता कहा जाता है, ठीक है। जो भूतपूर्व थे तो लैटिन नाम में इन्हें जेबर कहा जाता है और इन्हें रसायन शास्त्र का पिता कहा जाता है। यह माना जाता है कि इन्होंने 22 रचनाओं में आसवन, क्रिस्टलीकरण, ऊर्ध्वपातन, वाष्पन की अनेक विधियों का वर्णन किया है। इन्होंने अपनी 22 रचनाओं में जो इन्होंने की, जबीर इब्न हैयान, इन्होंने क्रिस्टलीकरण, ऊर्ध्वपातन, वाष्पन की अनेक विधियों का वर्णन किया है। इसने अम्लों का अध्ययन, ठीक है, इन्होंने अम्लों का अध्ययन और उसका आसवन करने की मशीन भी बनाई थी। याद रखेंगे, इन्होंने अम्लों का अध्ययन और उनका आसवन करने का मशीन भी बनाया था, जिसे एलेम्बिक, ठीक है, एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है। एलेम्बिक मशीन क्या काम करता है? सबसे पहले तो अम्लों का अध्ययन और उसका आसवन, ठीक है, और किसने बनाया करके भी पूछ सकता है। तो आपका आंसर होना चाहिए जबीर इब्न हैयान, याद रखेंगे। इसके बाद इसका एक छोटा सा टेस्ट लगा लेंगे, तो जिसमें कुछ छूटा रहेगा उसे भी हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। इन्होंने ही सबसे पहले पदार्थों और उनके गुण के आधार पर वर्गीकरण का अध्ययन करने की पद्धति खोजी, ठीक है। इन्होंने ही सबसे पहले पदार्थों को उनके गुणों और उनके वर्गीकरण की पद्धति का खोज की थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रॉबर्ट बायल। इनको तो आप जानते ही होंगे, बायल के नियम करके आ जाता है गैस के दाब वगैरह के लिए, तो इनके भी बारे में थोड़ा जान लेते हैं। रॉबर्ट बायल ने गैसों की प्राकृतिक व्यवहार का अध्ययन करके यह खोजा कि किसी गैस के आयतन और दबाव में गहरा संबंध है। याद रखेंगे, यह गहरी बात भी कही कि सभी वास्तविकताओं और परिवर्तनों का मूलभूत कणों और उनकी गतियों के माध्यम से समझाया जा सकता है, जो कि परमाणु थ्योरी के बारे में कही गई पहली बात थी। उसने 1661 में रसायन शास्त्र की पहली पाठ्य पुस्तक लिखी, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉबर्ट बायल है, जिन्होंने 1661 में रसायन शास्त्र की पहली पुस्तक लिखी। आप याद रखेंगे, एग्जाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है और पीएससी तो ऐसे ही पूछता है, ठीक है। ये महाशय रहे रॉबर्ट बायल और ये रहा उनके कुछ वैज्ञानिक उपकरण। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं जोसेफ प्रिस्टली, ठीक है। ये महाशय है जोसेफ प्रिस्टली। चित्र इसीलिए लगाया हूं ताकि आपको चीजें अच्छे से याद रहे। वैज्ञानिक जोसेफ प्रिस्टली ने इस विचार को खारिज कर दिया कि हवा एक अदृश्य तत्व है, ठीक है। इन्होंने इस विचार को ही खारिज कर दिया कि हवा एक अदृश्य तत्व है। उसने प्रयोगों द्वारा दर्शाया कि हवा कई गैसों का मिश्रण है। उसने हवा से ऑक्सीजन को पृथक करके दिखाया, ठीक है। इन्होंने हवा से ऑक्सीजन को पृथक करके भी दिखाया और 7 तरह के अन्य गैसों की भी खोज इन्होंने किया, ठीक है। प्रिस्टली ने नई गैसों की भी खोज की और इनमें से जो गैस पानी में बहुत विलेय थी, जैसे अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, उन्हें पारे के ऊपर इकट्ठा करने की विधि भी बताई, ठीक है। जो पानी में विलय थी, जो गैसें जैसे अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, उसे इन्होंने पारा में इकट्ठा करने की विधि भी बताई।
ऑक्सीजन की खोज इन्होंने 1774 ईस्वी में की। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑक्सीजन की खोज किसने की? तो आपका आंसर होना चाहिए जोसेफ प्रिस्टले। किस सन में की? तो 1774 ईस्वी में। ठीक है, लगभग इन्हीं दिनों सीले ने भी स्वतंत्र रूप से यह गैस स्वीडन में तैयार की थी। ठीक है, और लगभग इन्हीं दिनों में सीले ने भी, जो अन्य वैज्ञानिक है, इन्होंने स्वीडन में यह गैस स्वतंत्र रूप से तैयार की। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं एंटोइनो लोवेजियर। ठीक है, ये महाशय है एंटिनो लोवेजियर। ठीक है, को आधुनिक रसायन का जन्मदाता माना जाता है। एक आंसर तो ये भी बनता है। ठीक है, आधुनिक रसायन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर होना चाहिए एंटिनो लोवेजियर। ठीक है, रसायन के क्षेत्र में इनका वही स्थान है जो भौतिकी के क्षेत्र में न्यूटन का है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे भौतिकी के क्षेत्र में न्यूटन का नाम चलता है, वैसी रसायन शास्त्र के क्षेत्र में एंटिनो लोवेजियर का नाम चलता है, इसीलिए इन्हें आधुनिक रसायन शास्त्र का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है, 2000 वर्ष से यह विश्वास चला आता था कि जल को पृथ्वी में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, 2000 वर्षों से यह विश्वास चला आता था कि जल को पृथ्वी में परिवर्तित किया जा सकता है। सन 1770 में लेवोजियर ने अपने उन प्रयोगों तथा उनके फलों का वर्णन किया, जिससे यह विश्वास मिथ्या सिद्ध हो गया। ठीक है, जो परंपरा चली आ रही थी, मतलब यह विश्वास चला आ रहा था कि जल को पृथ्वी में परिवर्तित किया जा सकता है, उसे इन्होंने मिथ्या सिद्ध कर दी। 5 वर्षों तक लगातार विविध प्रयोग करके इन्होंने खोज निकाला कि वायु 2 गैसों का मिश्रण है। ठीक है, इनमें से एक का नाम ऑक्सीजन इन्हीं का दिया हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑक्सीजन नाम किनका दिया गया है? तो आपका आंसर होना चाहिए एंटिनो लोवेजियर। ठीक है, छोटी छोटी बातें आप नोट्स बनाते चलेंगे। सन 1983 में आपने घोषणा की कि जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है। ठीक है, इन्होंने ही 1783 में घोषणा की कि जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है। ठीक है, उनके द्वारा ये बनाया गया मशीन क्लोस्टिंग वायु विघटन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं एमे देओ एवोगाद्रा। ठीक है, एमे देओ एवोगाद्रा, ये रहा महाशय। एमे देओ एवोगाद्रा इटालियन वकील थे। ठीक है, ये वकील थे। इन्होंने 1800 में विज्ञान और गणित का अध्ययन प्रारंभ किया। इन्होंने बायर और चार्ल्स के काम से प्रेरणा लेते हुए परमाणुओं और अणुओं में अंतर को परिभाषित किया। इन्होंने यह भी बताया एक समान ताप और दाब अलग अलग गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिमित्री मेंदलीव। ये महाशय है दिमित्री मेंदलीव। ठीक है, दिमित्री मेंदलीव रूसी रसायन शास्त्री थे। ठीक है, ये महाशय रूसी रसायन शास्त्री थे, जो तत्वों की आवर्त सारणी के जन्मदाता के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है, जो आवर्त सारणी है तत्वों की, उनके जन्मदाता दिमित्री मेंदलीव को माना जाता है। उन्होंने उस समय तक के ज्ञात 63 तत्वों को उनके रासायनिक गुणों के आधार पर चार्ट में दर्शाया था। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे, उस समय केवल 63 तत्वों की खोज की गई थी, जिनको इन्होंने चार्टों के माध्यम से दर्शाया था। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अर्नेस्ट रदरफोर्ड। ठीक है, ये रहा अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अपनी अधिकतम उम्र रासायनिक प्रयोगों में गुजारने वाले वैज्ञानिक माइकल फैराडे के बाद दूसरे स्थान पर अर्नेस्ट रदरफोर्ड का नाम आता है। ठीक है, सबसे ज्यादा रसायन शास्त्र में अपनी जीवन गुजारने वाले वैज्ञानिक थे माइकल फैराडे, और उनके बाद इनका नाम आता है अर्नेस्ट रदरफोर्ड का, याद रखेंगे। अर्नेस्ट रदरफोर्ड को परमाणु संरचना के सिद्धांत से पहले से पदार्थों में परमाणु की उपस्थिति का पता तो चल सका था, किंतु परमाणु के बारे में जो जानकारी थी उसे आगे गति दी अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा किए गए प्रयोगों ने। ठीक है, सालों पहले महर्षि कणाद, ठीक है, ने यह बता दिया था कि प्रत्येक पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं। ये तो विदेशी थे यार, हमारे देश वाले तो इनके आने से ही कई 100 साल पहले ही बता दिए थे कि पदार्थ बहुत सारे छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। ठीक है, आगे अपना भारतीय रसायन शास्त्र का इतिहास भी देखेंगे। अभी जानते हैं नील्स बोर। ठीक है, ये महाशय है नील्स बोर। नील्स बोर ने परमाणु के मॉडल से जुड़ी समस्या को बहुत हद तक हल कर दिया। ठीक है, इस कार्य में उन्हें प्लांक द्वारा लिखे गए महत्वपूर्ण लेखों से सहायता मिली। ठीक है, प्लांक द्वारा लिखे गए लेखों से इनको बहुत से मदद मिली
परमाणु मॉडल से जुड़ी। ठीक है, इन्होंने बताया कि फोंटॉन विद्युत द्वारा आवेशित परमाणुओं से सुनिश्चित आवृत्तियों पर ही निकलते हैं। इनकी परिकल्पना थी कि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के अलग अलग स्तरों पर रहते हैं और कोई भी वस्तु प्रकाश तभी उत्सर्जित करता है जब विद्युत द्वारा आवेशित इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा के स्तर को छोड़ने पर विवश हो जाता है। ठीक है, तो ये थी कुछ विदेशियों की बातें। अब जानते हैं भारत में रसायन विज्ञान का इतिहास। ठीक है, तो भारत में रसायन विज्ञान का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। जैसे पहले बोला, हम लोग तो उनसे भी पहले के हैं दोस्त। हमें गर्व है अपने देश के ऊपर, अपने देश के ऋषि मुनियों के ऊपर, जो पहले से ही इन सब चीज़ों के बारे में जानते थे। अजीब बात है कि हम इनसे ज़्यादा विदेशियों को इम्पोर्टेंट देते हैं। रसायन का अध्ययन केवल उनके ज्ञान के लिए नहीं किया गया, अपितु यह दो रोचक वस्तुओं के खोज के कारण उभरा। ठीक है, एक था पारस पत्थर, ये रहा जी पारस पत्थर, और दूसरा था अमृत, ये अमृत कलश। ठीक है, पारस पत्थर जो लोहे और तांबे जैसी धातुओं को सोने में बदल सकता है, और अमृत जिसे अमरत्व प्राप्त होता है। इनकी खोजों के चलते बहुत से वैज्ञानिक प्रयोग किए गए, जिसे मतलब अम्ल, क्षार वगैरह वगैरह अमृत प्राप्त करने के लिए, चाहे कुछ भी हो, ये सब के जरिए भी इसमें मतलब रसायन शास्त्र के क्षेत्र में हमारे देश में बहुत प्रगति हुई। ठीक है, भारत में रसायन शास्त्र का अति प्राचीन परंपरा है। ठीक है, पुरातन ग्रंथों में धातुओं, अयस्कों, उनके खदानों, यौगिकों तथा मिश्र धातुओं की अद्भुत जानकारी उपलब्ध है। इन्हीं में से रासायनिक क्रियाओं में प्रयुक्त होने वाले सैकड़ों उपकरण के भी विवरण मिलते हैं। रसायन शास्त्र, जिसे हम आज की भाषा में केमिस्ट्री कहते हैं, इसका ज्ञान प्राचीन काल से भारत में भी पाया जाता था। ठीक है, पूर्व काल में अनेक रसायनज्ञ हुए, उनमें से कुछ कृतियां निम्नानुसार है। पढ़ते हैं। नागार्जुन, इनको तो आप जानते होंगे, इनका रसायन शास्त्र से संबंधित था। रस रत्नाकर, कक्षपुट तंत्र, आरोग्य मंजरी, योगसार, योगाष्टक। ठीक है, बात करते हैं वाण भट्ट, तो इसका रस रत्न समुच्चय मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्ट है, इससे भी प्रश्न बनता है। आपसे पूछ दिया जाएगा रस रत्नाकर किनकी कृति है, तो आपका आंसर होना चाहिए नागार्जुन। आपसे पूछ सकता है रस रत्न समुच्चय किनकी कृति है, तो आपका आंसर होना चाहिए वाग्भट। ठीक है, गोविंदाचार्य जी हुए, ये रसार्णव नाम की रचना किए। ये सुधर हुए, रस प्रकार सुधाकर। रामचंद्र जी हुए, रसेंद्र चिंतामणि। ठीक है, ये सब पुस्तकें रसायन शास्त्र से संबंधित है। सोमदेव हुए, रसेंद्र चूड़ामणि। ठीक है, दो लोग हैं जो रसेंद्र चूड़ामणि नाम की कृति की रचना किए, एक थे रामचंद्र और दूसरे थे सोमदेव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रस रत्न समुच्चय, ठीक है, ये किनका कृति है, ऊपर बताया, ये था वाणभट्ट की कृति। ठीक है, ग्रंथ में रस माने गए निम्न रसायनों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, जिनमें जो रस रत्न समुच्चय ग्रंथ हैं उनमें रस माने गए रसायनों का उल्लेख है। वो रस थे 10, पहला महारस, दूसरा उपरस, तीसरा सामान्य रस, चौथा रत्न, पांचवा धातु, छठवा विष, सातवां क्षार, आठवां अम्ल, नौवां लवण और 10वां लौह भस्म। ठीक है, इतने सब चीजों को रस रत्न समुच्चय में रस माना गया है। इसी प्रकार इसमें 10 से अधिक विषयों का भी वर्णन किया गया है इसमें रस रत्न समुच्चय में, और इनके लेखक थे वाग्भट, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। ईसा की 18वीं शताब्दी में नए नए तत्वों की खोज का सिलसिला प्रारंभ हुआ। इससे पूर्व केवल 7 धातुओं का ज्ञान मानवता को था। ठीक है, और ये जो 7 धातु थे स्वर्ण, रजत, तांबा, लोहा, टीन, लेड मतलब सीसा और पारद। ठीक है, इतने तत्व का ईसा पूर्व के 18वीं शताब्दी से पूर्व इन 7 तत्वों का ज्ञान था। इन सभी धातुओं का उल्लेख प्राचीनतम सांस्कृतिक साहित्य में उपलब्ध है। ठीक है, जिनमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद भी सम्मिलित है। वेदों की प्राचीनता ईसा से हजारों वर्ष पूर्व निर्धारित की गई है। इस प्रकार वेदों में धातुओं का वर्णन के आधार पर हम भारत में रसायन शास्त्र का प्रारंभ ईसा से हजारों वर्ष पूर्व मान सकते हैं। ठीक है, मान सकते हैं, क्या है ही आपको भी मालूम है। इसी तरह वैदिक काल के पश्चात विश्व प्रसिद्ध चरक, ठीक है, ये रहा चरक, इनको कौन नहीं जानता। ठीक है,
एवं सुश्रुत संहिताओं में भी औषधि प्रयोग के लिए पारा, जस्ता, तांबा आदि धातुओं एवं उसकी मिश्र धातुओं के शुद्ध रूप प्राप्त करने सहस्त्रों औषधियों के विचरण, व्यवहृत रासायनिक प्रक्रियाओं यथा द्रवण, आसवन, ऊर्ध्वपातन आदि का विस्तृत एवं युक्तियुक्त वर्णन है। ठीक है, बात कर लेते हैं कौटिल्य चाणक्य। ये रहा जी चाणक्य ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना में धातु, अयस्कों, खनिजों और मिश्र धातुओं से संबंधित अत्यंत जटिल जानकारी तथा उनके खनन, विचरण, खानों के प्रबंधन, धातु कर्म की आश्चर्यजनक व्याख्या मिलती है। ठीक है, जो अर्थशास्त्र है वो खाली पैसों के लेन देन के अलावा रसायन शास्त्र के लिए भी इम्पोर्टेंट थी। याद रखेंगे, उनमें धातु, खनिजों, अयस्कों और अन्य धातुओं से संबंधित अत्यंत सटीक जानकारी मिलती है। खैर मैंने तो नहीं पढ़ा है। उनके खनन, विचरण आदि के प्रबंधन, धातु कर्म की मतलब आश्चर्यजनक व्याख्या की गई है। भारत में इस प्रकार के वैज्ञानिक ज्ञान का यह ग्रंथ प्राचीनतम उदाहरण प्रस्तुत करता है। ठीक है, यही काफी है यार ये जानने के लिए कि यहाँ औरों से भी पहले रसायन का ज्ञान था। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्वितीय शताब्दी में नागार्जुन द्वारा लिखी गई पुस्तक रस रत्नाकर, ये बहुत एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, रस रत्नाकर किनकी कृति है तो नहीं जानते तो जान लीजिए, नागार्जुन द्वारा। ठीक है, ऐसा विश्वास किया जाता है कि 6ठी शताब्दी में जन्मे इसी नाम के एक बौद्ध रसायनज्ञ ने इस पुस्तक का पुनरावलोकन किया, इसलिए यह पुस्तक 2 रूपों में उपलब्ध है। कुछ भी हो, यह पुस्तक अपने में रसायन के तत्कालिक कथा ज्ञान समेटे हुए है। आगे बढ़ते हैं। 6ठी शताब्दी में ही वराहमिहिर, ठीक है ये रहा वराहमिहिर, ने अपनी बृहत संहिता, ठीक है बृहत संहिता किनकी कृति है तो आपका आंसर होना चाहिए वराहमिहिर की। ठीक है, में अस्त्र शस्त्रों को बनाने के अत्यंत उच्च कोटि के इस्पात के निर्माण की विधि का वर्णन किया गया है। भारतीय इस्पात की गुणवत्ता इतनी अधिक थी कि उससे बनी तलवारों को फारस आदि देशों में निर्यात किया जाता था। ठीक है, मतलब यहाँ ऐसा लोहा बनाया जाता था और उनकी गुणवत्ता इतनी उच्च थी कि हमारे यहाँ के तलवार, अब उस समय तो तलवार वलवार ही थे, ये बंदूक तो वगैरह तो थे नहीं, इसलिए यहाँ के तलवारों को विदेशों में, फारस वगैरह जैसे देशों में निर्यात किया जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मोहनजोदड़ो। ये रहा जी मोहनजोदड़ो में मिश्रण किए हुए मिट्टी के बर्तनों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, ये तो आप जानते ही हैं। निर्माण कार्य में जिप्सम, सीमेंट का उपयोग किया गया है। ये उस टाइम के लिए बहुत अचीवमेंट वाली बात है दोस्तों। उस समय जिप्सम, सीमेंट जैसे पदार्थों का उपयोग किया जाता था। ठीक है, जिससे चूना, रेत, सूक्ष्म मात्रा में CaCO3 मिलाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत में मस्की तथा उत्तर भारत में हस्तिनापुर और तक्षशिला में कांच की वस्तुएं प्राप्त हुई है। ठीक है, मस्की, उत्तर हस्तिनापुर और तक्षशिला में कांच की वस्तुएं प्राप्त हुई है। यह है 1000 से 200 ईसा पूर्व तब की बात है जब यहाँ कांच प्राप्त किया गया है। अब सोच सकते हैं हमारा रसायन शास्त्र, मतलब हमारे देश का रसायन शास्त्र का इतिहास कितना पुराना है। भारत में तांबे के धातु कर्म का प्रारंभ उपमहाद्वीपीय ताम्र युग के प्रारंभ से ही शुरू हो गया था। इनके पुरातात्विक प्रमाण हैं जिनमें से इस मत को बल मिलता है कि तांबे और लोहे का निष्कर्षण की तकनीक भारत में ही विकसित की गई। ठीक है, या विकसित हुई। ऋग्वेद के अनुसार, ठीक है 1000 से 400 ईसा पूर्व में चर्म संस्करण और कपास को रंगने का कार्य होता था। उत्तर भारत के काली पालिश वाले मिट्टी के बर्तनों की सुनहरी चमक को दोहराया नहीं जा सकता। जो पहले के बने हुए हैं, चाहे आप ये मिट्टी के लोहे ही ले लीजिए जिसमें आज तक जंग नहीं लगता, और अभी जो बनता है 1 साल बाद, 6 महीने बाद देखेंगे तो उसमें जंग लगा हुआ मिलेगा। तो ऐसी तो क्वालिटी आ गई है अभी के समय में, मिलावटखोरी। ठीक है, अब यह एक रासायनिक रहस्य है। ठीक है, जो पहले वाला था, चाहे आप पहले जमाने की पेंटिंग की बात कर लो, या पहले जमाने में जो मिट्टी में रंगाई किया गया था, या पहले जमाने में किसी गुफा शैल चित्र को ही देख लो, उसके कलर और जो अभी तक वैसी की वैसी है, जो एक रहस्य का कारण बना हुआ है। आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में समुद्र से प्राप्त लवण, ठीक है, प्राप्त करने का वर्णन है। कौटिल्य जी के जो अर्थशास्त्र थे उनमें समुद्र से जो नमक
लवण मतलब नमक प्राप्त करने का वर्णन है। ठीक है, सुश्रुत संहिता में क्षारकों का महत्व समझाया गया है। ठीक है, सुश्रुत संहिता में क्षारकों का महत्व समझाया गया है और एक इनकी रचना है। तो ये चरक संहिता में पुरातन काल से उन भारतीयों का उल्लेख है जिन्हें सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, जो चरक संहिता है उनमें पुरातन काल के उन भारतीयों का उल्लेख है जिन्हें सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, तांबे, टीन, जस्ते के ऑक्साइड, तांबे, जस्ते के लोहे के सल्फेट एवं शीशे तथा लोहे के कार्बोनेट बनाना आता था। ठीक है, जो चरक संहिता है उसमें अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, तांबा, टीन, जस्ता, ऑक्साइड, ठीक है, लोहे के सल्फेट एवं शीशे तथा लोहे के कार्बोनेट बनाना आता था, इसका वर्णन है। ठीक है, चरक संहिता में डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है। एक प्रश्न तो ये भी बनता है कि बारूद बनाने का वर्णन किस उपनिषद में है, तो आपका आंसर होना चाहिए रसोपनिषद में। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों पीसीएस, आईएएस वगैरह में, आप तो जानते ही हैं। हम भी इसका एक छोटा सा टेक्स्ट लगा लेंगे इसके अगले वीडियो में। ठीक है, तो याद रखेंगे रसोपनिषद में बारूद बनाने का विवरण है। ठीक है, तमिल साहित्य में भी गंधक, चारकोल, साल्टपीटर जिसे पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है, साल्टपीटर को पोटेशियम नाइट्रेट, पारा और कपूर के उपयोग से पटाखे बनाने का विवरण है। ठीक है, जो तमिल साहित्य है उसमें गंधक, चारकोल, साल्टपीटर, पारा, कपूर के उपयोग से पटाखे बनाने का विवरण है। बात कर लेते हैं, चक्रपाणी ने मर्क्यूरिक सल्फाइड की खोज की। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, चक्रपाणी ने मर्क्यूरिक सल्फाइड की खोज की। साबुन की खोज का श्रेय भी उन्हें ही जाता है, जो चक्रपाणी थे इन्होंने ही मर्क्यूरिक सल्फाइड की खोज की और साबुन बनाने का श्रेय भी उन्हें ही जाता है। तो याद रखेंगे, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने मर्क्यूरिक सल्फाइड बनाने की खोज की, तो आपका आंसर होना चाहिए चक्रपाणी। या साबुन बनाने की श्रेय किन्हें जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए चक्रपाणी। ठीक है, उन्होंने साबुन बनाने के लिए सरसों का तेल और कुछ क्षार उपयोग किए। ठीक है, जो चक्रपाणी थे साबुन बनाने के लिए सरसों के तेल और कुछ क्षार का उपयोग किए थे। भारतीयों ने 18वीं, ये क्या था, आगे बढ़ते हैं। अजंता और एलोरा की दीवारों पर पाई गई चित्रकारी जो अनेकों वर्ष बाद भी जैसे नहीं लगती है। ठीक है, जो अजंता और एलोरा के गुफा में जो चित्र बनी हुई है, जो इतने साल गुजरे फिर भी ऐसा लगता है कि नहीं है। पुरातन भारत में विज्ञान का ज्ञान शिखर पर होना सिद्ध करता है। ठीक है, और यही सब चीजें हैं जो पुरातन भारत में विज्ञान का ज्ञान होना ये सिद्ध करता है। ठीक है, या ऐसे इन्हें किसी भी टाइप से सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप में सिद्ध है। हमें मालूम है कि हमारे देश में सदियों से, प्राचीन काल से ही अच्छे रसायनज्ञ हुए थे, अच्छे चिकित्सक थे। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। कैसी लगी आपको वीडियो? यदि आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपकी लाइक और सब्सक्राइब की हमें बहुत आवश्यकता है। धन्यवाद।